एवरीवन, माई सेल्फ देवधर दुबे और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीज़ लेक्चर बाय देव दुबे में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 पार्ट 2। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा मिनिमम वेजेस एक्ट का, तो पहले आप उस वीडियो को देख कर आए, क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या था इस एक्ट का, हिस्ट्री क्या था, कुछ डेफिनेशन क्लॉजेस और किस तरीके से मिनिमम वेजेस डिटरमाइन करता है गवर्नमेंट, यानी किस तरीके से मिनिमम वेज को फिक्स करता है गवर्नमेंट। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है अथॉरिटीज़ कौन कौन सी है जो इस एक्ट में बनाई गई है मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए, और साथ ही साथ इस अथॉरिटीज़ का कंपोजिशन क्या होगा, कुछ प्रोविज़न्स जो इस एक्ट में दिए गए हैं, जो पीनल प्रोविज़न्स है, कुछ मिसलिनियस प्रोविज़न्स, और पावर क्या है गवर्नमेंट की और इंस्पेक्टर की। इन सब चीज़ों को हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो अथॉरिटीज़ कौन कौन सी बनाई गई है इस पूरे एक्ट में। इस एक्ट में सबसे पहली जो अथॉरिटी है वो है एडवाइजरी बोर्ड, जो सेक्शन 7 में बनाई गई है। एडवाइजरी बोर्ड का जो मेन काम है वो कोऑर्डिनेट करने का है। कोऑर्डिनेट करेगी जितनी कमिटीज़ या सब कमिटीज़ बनेगी सेक्शन 5 में, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेक्शन 5 में कुछ कमिटीज़ और सब कमिटीज़ बनती है, तो उसको कोऑर्डिनेट करने का काम एडवाइजरी बोर्ड का है। इसी तरीके से सेंट्रल लेवल पर जो एडवाइजरी बोर्ड होगी उसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बोलेंगे, वो सेक्शन 8 में बना है, और इसका काम कोऑर्डिनेट करने का है सभी एडवाइजरी बोर्ड की एक्टिविटीज़ को। ये जो भी बोर्ड्स बनेंगे या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी होगी वो बनाएगी, लेकिन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, और इसको जो एडवाइस देने का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देगी मिनिमम वेजेस के लिए, कि किस तरीके से आप मिनिमम वेजेस को फिक्स करें या रिवाइज करें। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी, साथ ही साथ वो कोऑर्डिनेट करेगी सभी एडवाइजरी बोर्ड्स को जो सेक्शन 7 में बनी हुई है। और सेक्शन 7 की जो बोर्ड है वो जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे सेंट्रल एम्प्लॉयज़ है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर कोई और तरह के एम्प्लॉयमेंट है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो उसे कोऑर्डिनेट करने का काम एडवाइजरी बोर्ड का है, जो सेक्शन 7 में है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन, यानी इस कमिटीज़ में कौन कौन से मेंबर होगा और इसका कंपोजिशन किस तरीके से होगा। तो जो भी कमिटीज़ बनेंगी, सब कमिटीज़ बनेंगी या एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, चाहे वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड या फिर नॉर्मल एडवाइजरी बोर्ड जो भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाती है, तो उसको जो नॉमिनेशन होगा वो वही गवर्नमेंट जो बना रही है वो गवर्नमेंट ही करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट बना रही है तो स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर्सन को नॉमिनेट करेगी कि आप इस कमिटी या सब कमिटी या एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इस बात का ध्यान देना रहता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ है या एम्प्लॉयर्स वो इक्वल नंबर में इस बोर्ड में अवेलेबल हो। ठीक है, इससे ये देखा जाता है कि जो एम्प्लॉयर्स का इंटरेस्ट है और जो एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट है वो बना रहे, यानी कोई एक दूसरे को डोमिनेट ना कर सके। इसलिए इक्वल नंबर ऑफ़ मेंबर्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम लिमिट है कि वो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। यानी अगर आपने 9 मेंबर्स रखे हैं तो 3 मेंबर से ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं हो सकते, लेकिन इंडिपेंडेंट पर्सन भी होने चाहिए। और जो भी इंडिपेंडेंट पर्सन होगा उनमें से ही कोई एक चेयरमैन होगा उस पर्टिकुलर कमिटी, सब कमिटी या एडवाइजरी बोर्ड का। अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 10, जो डील करता है करेक्शन ऑफ एरर्स के बारे में। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई गवर्नमेंट से ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन लाते वक्त कुछ एरर्स हो गया है, कुछ मिस्टेक हो गई है, जो क्लर्कल मिस्टेक है या अर्थमेटिकल मिस्टेक है या फिर कुछ इस तरीके से मिस्टेक है जो एक्सीडेंटली हो गया है, कुछ ओमिट कोई वर्ड हो गया है, फिर कोई कैलकुलेशन गलत हो गया, तो इन सब को वो करेक्ट कर सकती है सेक्शन 10 के पावर को यूज़ करते हुए। इसके लिए जो भी नोटिफिकेशन है उसे एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखना पड़ेगा, और जो इसमें करेक्शन करते हैं वो भी एडवाइजरी बोर्ड के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट चाहे तो उसमें करेक्शन कर सकती है, इसका पावर सेक्शन 10 में दिया है, सीधी सी बात है। इसके अलावा सेक्शन 11, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेजेस इन काइंड, यानी कब आप कुछ काइंड में यानी वेजेस कब दे सकते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक रूल है वो ये है कि मिनिमम वेजेस हमेशा भी आपको कैश के फॉर्म में आपको डिपॉजिट करना है। ठीक है, यानी आप मिनिमम वेज जो पे करेंगे वो कैश के फॉर्म में ही होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप काइंड के रूप में यानी कुछ वस्तु देके या फिर किसी और तरीके से आप वेजेस को भी पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑथराइज़ करे और वहाँ पर कस्टम है इस तरह का कुछ पेमेंट करने का कि आप वेजेस में
काइंड में भी पे कर सकते हैं, या फिर पूरी तरीके से, या फिर पार्टली, यानी होलली और पार्टली आप काइंड में पे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में, इन सिचुएशन में आप कैश के अलावा चाहे तो होलली या पार्टली काइंड में भी पे कर सकते हैं मिनिमम वेजेस, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट ने आपको ऑथराइज किया हो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 11 ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। इसी तरीके से गवर्नमेंट चाहे तो आपको सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ को कुछ कंसेशनल रेट पर देने के लिए भी परमिशन दे सकती है। जैसे कि आप दाल चावल 1-2 रुपये किलो के हिसाब से देना चाहते हैं, तो इसको भी मिनिमम वेजेस का में इंक्लूड किया था, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डेफिनेशन में बताया था। तो इस चीज़ के लिए भी अगर अथॉरिटी अगर आपको गवर्नमेंट से मिली है तो आप ये भी कर सकते हैं सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग। अब हम डिस्कस करते हैं पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, यानी जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है इसका पेमेंट किस तरीके से होगा। अगर पेमेंट इसमें ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पे कुछ डिडक्शन किए जाते हैं, यानी कुछ कटौती की जाती है, और जो पेमेंट है वो जो स्टेचुटरी लिमिट है, जो मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया है, नोटिफाई किया है, उससे कम होता है। अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई डिडक्शन किया गया उस अमाउंट से, तो ये पीनल प्रोविज़न इसके लिए बनाया गया है कि ये एक तरह का सा इलीगल होगा, और वहाँ पर आपके लिए पनिशमेंट प्रोवाइडेड है जब तक कि वो जो डिडक्शन किया जा रहा है वो स्टैट्यूटरी डिडक्शन ना हो, यानी कोई रूल बना के ऐसा कोई डिडक्शन गवर्नमेंट या फिर जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल या स्टेट, अप्रूव ना करे, अथराइज ना करे, तब तक कोई डिडक्शन नहीं किया जा सकता उस मिनिमम वेजेस से। डिस्कस करेंगे नॉर्मल वर्किंग आवर, यानी किसी एक वर्कर को या किसी एम्प्लॉय को जो किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में आता है, जो शेड्यूल में एडिट किए गए इस मिनिमम वेजेस एक्ट में। तो अगर ऐसा कोई शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का वर्कर है, एम्प्लॉई है, तो वो कितना देर काम करेगा, कुछ एक लिमिट होनी चाहिए। क्या वो 24 घंटे काम कर सकता है? तो जी बिल्कुल नहीं, वो भी इंसान है, वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने कुछ स्टैट्यूटरी लिमिट्स लगा रखी है कि आप टोटल पूरे एक हफ्ते में 48 घंटे ज़्यादा, यानी 48 आवर्स से ज़्यादा एक पूरे वीक में काम नहीं करा सकते किसी पर्सन से, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भले हैं, लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन 48 आवर्स से ज़्यादा आप किसी से काम नहीं करा सकते, और साथ ही साथ आपको एक वीकली हॉलीडे भी देना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो भी एक दिन में काम करने की जो आवर्स होंगे वो मैक्सिमम 9 आवर हो सकते हैं, जिसमें 1 घंटे का रेस्ट इंटरवल भी मिलना चाहिए। यानी आप एक दिन में 9 घंटे ज़्यादा काम नहीं करा सकते, और पूरे हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते, और वो भी 9 घंटे का काम आप डायरेक्ट एक साथ नहीं करा सकते, उसमें आपको 1 घंटे का इंटरवल भी, रेस्ट पीरियड भी देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई आपने हॉलीडे पे भी किसी मजबूरी में काम कराया है, या उसने कंपनसेट किया है, ओवर टाइम किया है, तो ओवर टाइम के लिए उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, और अगर हॉलीडे पे उसने काम कराया गया है फिर किया है तो उसके लिए कंपनसेटरी हॉलीडे भी मिलेगा। यानी अगर उसने किसी हॉलीडे के दिन काम किया तो उसे उस हॉलीडे की जगह किसी और दिन को हॉलीडे बना के काम करने को मिलेगा, और उस हॉलीडे का फ़ायदा मिलेगा। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया ओवर टाइम वेजेज है, सेक्शन 14 में डिटरमाइंड है कि अगर 48 आवर से ज़्यादा काम करता है, ठीक है, वॉलेंटरली वो वर्क कर रहा है कि 48 आवर से ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसे ओवर टाइम कहते हैं। और इस ओवर टाइम के लिए उसे दुगनी राशि मिलनी चाहिए जो नॉर्मल वेज रेट है। यानी अगर 100 रुपये उसे वेज रेट है तो उससे 200 रुपये मिलने चाहिए उस पर्टिकुलर उतने घंटे के लिए जो वो एक्स्ट्रा कर रहा है। यानी अगर 4 घंटे वो एक्स्ट्रा करता है तो उन 4 घंटों के लिए उसे डबल कॉस्ट मिलनी चाहिए जो उसे 48 घंटे के लिए मिलता है। तो ये ओवर टाइम के लिए है कि उसके लिए उसे दुगने पैसे मिलते हैं। अब है वेजेस फॉर पर्सन हु हैज़ वर्क लेस देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स, यानी ऐसे लोग भी कुछ होंगे जो कुछ ओवर टाइम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जितने टाइम लिमिट है, यानी 48 आवर्स है या फिर 9 घंटे है, उससे कम काम कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए? तो जनरल माइंड तो ये कहेगा कि उनकी भाई उतने घंटे का पैसा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट ये कहता है कि वो टोटल एम्प्लॉयमेंट की जो भी सैलरी रहेगी वो पूरी तरह मिलनी चाहिए उन्हें, यानी पूरी इनकम और पूरी सैलरी उन्हें मिलनी चाहिए उस पर्टिकुलर आवर के लिए या वीक के लिए, भले ही उन्होंने पूरा काम नहीं किया है। लेकिन अगर उन्होंने एम्प्लॉय की गलती है, वो अनविलिंगनेस की वजह से ऐसा काम नहीं करता है, तो उसे पूरी सैलरी का हक नहीं है। लेकिन अगर अनविलिंगनेस के अलावा कोई रीज़न है, जैसे एम्प्लॉयर ने कुछ काम करने के लिए उसे दे ही नहीं पाया, ठीक है, काम प्रोवाइड ही नहीं कर सका, तो इन सब केसेस में भी उसे फुल सैलरी मिलनी चाहिए। ये सेक्शन 15 बताता है। सेक्शन 15 का मतलब सीधा सीधा है कि अगर आप मिनिमम जो टाइम लिमिट उससे कम भी काम करते हैं तब भी आपको पूरी सैलरी मिलेगी, जब तक कि आप अनविलिंगनेस यानी खुद से ही इच्छा के से डिसाइड करके आपकी मुझे काम करना ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप सैलरी के इंटाइटल नहीं होंगे। लेकिन अदर कोई रीज़न है
उसके उस केस में आपको पूरा सैलरी मिलेगा। सेक्शन 18 डिस्कस करता है रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो इस एक्ट में ये बताया गया है कि उसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी होगी जो भी उसका मैनेजर होगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फैक्ट्री का, या ओनर होगा, या फिर जो भी अथॉरिटी होगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फैक्ट्री की, या फिर जो एम्प्लॉयर होगा उसे कुछ चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ रजिस्टर या फिर बुक मेंटेन करनी पड़ेगी जिसमें उसे ये बताना पड़ेगा कि उसने कितने पर्सन को एम्प्लॉय किया है, उनके डिटेल्स मेंटेन करना, उनके नेम एड्रेसेस होने चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ उन्हें कितने घंटे का काम कराया गया है और उन्हें क्या काम कराया गया है इसका आपको नोट करके रखना है। साथ ही साथ उन्हें कितना वेजेस दिया गया है, कितनी नौकरी में उन्हें कितने पैसे दिए गए उस पर्टिकुलर काम के लिए, उसका एक शेड्यूल रजिस्टर में आपको नोट करके रखना है। साथ ही साथ अगर कोई रिसिप्ट दिया गया है, यानी किसी लेबर को कोई रिसिप्ट दिया गया है, फिर लेबर ने कोई रिसिप्ट ले लिया है, तो इन सब का रिकॉर्ड एक तरीके से मेंटेन होना चाहिए सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये जब रिकॉर्ड रहेंगे, इसी के थ्रू जब इंस्पेक्टर आगे बनता है तो इंस्पेक्टर उसका एग्जामिन करता है और जो भी उचित कार्रवाई होती है वो करता है। सेक्शन 19 में इंस्पेक्टर की बात करता है कि सेक्शन 19 में कुछ इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के, फैक्ट्री का, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का उन्हें शक है कि एम्प्लॉयर्स रखे जा रहे हैं, काम कराए जा रहे हैं, वहाँ पे वो कभी भी जा सकता है किसी के साथ भी, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, इंस्पेक्शन करने के लिए कुछ चीज़ों को सीज कर सकता है। साथ ही साथ वो उसके पास कुछ ऐसी पावर्स भी है जिससे वो इंक्वायरी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कुछ लोगों से, ये जो भी रिकॉर्ड्स है इनको वेरीफाई कर सकता है, इन्हें सीज कर सकता है। और साथ ही साथ जितने पावर्स मिलते हैं बेसिकली सिविल कोर्ट्स के, वो सारे पावर्स उन्हें इंस्पेक्टर को मिले सेक्शन 19 में। अब है सेक्शन 20 यानी क्लेम्स। तो अगर आपका कोई क्लेम है जिसकी आपको मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं मिले, मिनिमम वेजेस जो होने चाहिए वो नहीं मिले, या फिर कोई इस तरह का क्लेम है जो आपका कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो आप कहाँ जाएंगे? तो वहाँ पर लेबर कमिश्नर एक अपॉइंटमेंट होता है, या फिर जो भी अथॉरिटी गवर्नमेंट डिटरमाइन करे, तो लेबर कमिश्नर या फिर जो भी अदर अथॉरिटी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो अथोराइज्ड है यहाँ पर उस पूरे क्लेम्स को डिटरमाइन करने के लिए, हियर करने के लिए, सुनने के लिए। और जो भी ये क्लेम होंगे वो तभी डिटरमाइन किए जाएंगे अगर जो एग्रीड पार्टी वो 6 महीने के भीतर, जब से उनका पेमेंट नहीं मिला है, रुका हुआ है, उन 6 महीने के अंदर अगर वो लेबर कमिश्नर के पास या फिर उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास जाती है, तभी इस केस को इंटरटेन किया जाएगा। यानी एक तरीके से लिमिटेशन पीरियड है ये 6 मंथ। सेक्शन 22 ये डील करता है सेक्शन पेनाल्टीज़ के अकॉर्डिंग कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया उससे कम वेज देता है, यानी उससे कम मजदूरी देता है, तो ऐसे केसेस में उन एम्प्लॉयर के अगेंस्ट इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इम्प्रिजमेंट इम्पोज की जा सकती है, जो कि 6 महीने तक एक्सटेंड करेगी। साथ ही साथ उनके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है 500 रुपये तक, या फिर ये दोनों को इम्पोज किया जा सकता है इस पर्टिकुलर सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग। अगर कोई और जो रूल है वो वायलेट होता है इस पर्टिकुलर मिनिमम वेज एक्ट का, तो उन केसेस के लिए भी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट इम्प्रिजमेंट या फाइन एक्सटेंड किया जा सकता है, या फिर हो सकता है इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों को इम्पोज किया जाए अगर कोई भी रूल वायलेट होता है इस पर्टिकुलर मिनिमम वेजेस एक्ट का। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सेक्शन 25। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सेक्शन 25 का एक इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जो ये बताता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किया जाता है जिससे आप किसी तरीके से रेलिंक्विश यानी छोड़ना चाहते हैं किसी राइट्स को, या फिर घटाना चाहते हैं किसी राइट्स को, रिड्यूस करना चाहते हैं, जो राइट्स मिनिमम वेजेस एक्ट में प्रोवाइडेड है एक एम्प्लॉय के लिए, अगर ऐसा कोई आप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे आपके राइट्स को रिड्यूस किया जाता है, रेलिंक्विश किया जाता है, या फिर आप किसी प्रिविलेज या कंसेशन को जो आपको इस एक्ट में प्रोवाइड किया है उसे आप रेलिंक्विश या रिड्यूस करना चाहते हैं, तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नल एंड वॉइड होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला कि जो मेन ऑब्जेक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट का वो है एक्सप्लॉयटेशन रोकना और एक मिनिमम वेज तय करना किसी एम्प्लॉय या वर्कर के लिए जो उसे कम से कम मिलना चाहिए जिससे उसका एक्सप्लॉयटेशन रुक सके। तो अगर आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते हैं तो उससे जो पूरा ऑब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर एक्ट का वो फेल कर जाता है, फ्रस्ट्रेट कर जाता है। तो इस चीज़ को अलाउ नहीं कर सकता कोर्ट कि जो जिस लिए पूरा एक्ट बनाया गया, लॉ बनाया गया, आप उसको बाईपास करने के लिए ऐसा कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वो नल एंड वॉइड है। दूसरा रीज़न है कि एक प्रिजम्पशन होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है एम्प्लॉय के साथ, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाएगा वो जाहिर सी बात है वैलिड नहीं होगा। इसलिए वैलिड नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं और जो एम्प्लॉई है
वो नीड में होता है, उस समय रिक्वायरमेंट होती है, उसे जॉब चाहिए चाहिए, तो किसी भी टर्म कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। तो इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को यहाँ पे वॉइड डिक्लेयर किया गया सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ एक प्रोविज़न और है इस पर्टिकुलर एक्ट में, वो है कि कंपनी अगर कोई ऑफेंस करती है, जैसे कि मैंने पहले ऑफेंस बताया कि कोई ऑफेंस करती है, वो कोई जुरिस्टिक पर्सन है जैसे कि कंपनी, अगर वो ऑफेंस करती है तो उसके लिए जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे, मैनेजर्स होंगे, वो गिल्टी होंगे, वो पनिशमेंट मिलेगा जैसे कि किसी इंडिविजुअल को मिलता है। तो कंपनी को पनिशमेंट दिया नहीं जा सकता, तो उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट जो जिनके हाथ में होगा, उन बोर्ड्स को, उन सभी मेंबर्स को पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, चाहे वो फाइन हो चाहे इम्प्रिजमेंट के रूप में हो। लेकिन अगर उन मेंबर्स के में से कोई उन्होंने ये बताया कि मैंने अपने जो ड्यू डिलिजेंस था मैंने यूज़ किया, मुझे इस बात का नॉलेज ही नहीं था कि बाकी दूसरा पर्सन ऐसा कुछ फ्रॉड कर रहा है या फिर ऐसा कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो इन सब केसेस में उन लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन ये प्रूव करने की बात है। और पेनल प्रोविज़न में उन कंपनीज़ में जो भी वर्क कर रहे थे, जो मैनेजिंग हेड में थे, उन सबको पेनल प्रोविज़न दिए गए हैं। ये सेक्शन 24 में था, जो मैंने इस पूरे पीपीटी में बनाना भूल गया। तो ये प्रोविज़न एक है जो इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसे आपको यहाँ पे बताया। साथ ही साथ अब हम देखते हैं कि पावर क्या है स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट की पावर ये है कि वो किसी भी नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में, जो कि कम से कम 3 महीने पहले बता के, अगर वो चाहते हैं तो एक शेड्यूल को ऐड कर सकती है और किसी जॉब को बता सकती है कि मिनिमम वेजेस एक्ट में वो इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो शेड्यूल्ड है, तभी उसे ये जो राइट्स मिले हैं उसके एम्प्लॉयज़ को, तभी वो राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्शन इशू कर सके, सेक्शन 28 में इसकी बात करता है। और सेक्शन 29 जो है वही बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल मेकिंग पावर भी है, वो चाहे तो किस तरीके से कमिटीज़, सब कमिटीज़ या एडवाइजरी बोर्ड्स में वोटिंग होगी इसके रिगार्डिंग रूल है, वैकेंसीज़ कैसे फिल होंगी इसके रिगार्डिंग रूल है, कोरम क्या होगा और किस तरीके से कोरम को फुलफिल किया जाएगा, रिक्वायरमेंट क्या कोरम का, इन सब के लिए रूल, या फिर किस तरीके से बिजनेस को कंडक्ट, या इन सब के रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है सेक्शन 29 में। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपकी क्यूरीज़ है उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ अगर आपको PDF या फिर नोट्स चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से या फिर किसी और टॉपिक से, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं लीगल अपडेट्स और न्यूज़ के लिए। थैंक यू। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में है।